मेरे मन की अभिव्यक्ति को इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहूँगा कि धरती जल उठी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पे बरस जाना है मेघा, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का कर्ज बाकी है। और ये राजस्थान की हकीकत है। सभापति महोदय, इस सदन में आने से पूर्व हर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार के ऊपर, अपने मुद्दों के आधार के ऊपर जनता के बीच जाके चुनाव जीत के आता है। और इस सदन में जो भी 200 सदस्य हैं वो मान्य सदस्य पहले हैं, और मान्य सदस्य इस सदन में आने के बाद में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हैं। कोई सदन के नेता के रूप में, कोई सदन के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, कई मंत्री के रूप में, कई सचेतक के रूप में। और उसी तरीके से सभापति महोदय, सरदारपुरा से आने वाले मान्य सदस्य पहले हैं, टोंक से आने वाले भी सदस्य पहले हैं, मैं चौमू से आने वाला भी सदस्य पहले हूँ। सदन के सरदारपुरा से आने वाले मान्य सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, टोंक से आने वाले मान्य सदस्य पहले उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, और मैं चौमू से आने वाला एक सदस्य के नाते इस सदन के अंदर हूँ। लेकिन सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया, उस बजट के मैं पूरा दस्तावेज देख रहा था। उस दस्तावेज के अंदर देखने के बाद में मुझे मिला कि इस बजट के अंदर कर प्रस्तावों को छोड़ दें तो 251 बिंदु है, और 251 बिंदुओं में से 47 बिंदु सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के। फिर मैंने देखा कि भाई टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के कितने बिंदु हैं, तो सभापति महोदय इसके अंदर मैंने देखा कि टोंक के अंदर 2 बार टोंक का नाम इस दस्तावेज के अंदर है। पहला है औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, टोंक पीपलू टोडाराय सिंह, और दूसरा है सड़क रिपेयरिंग के लिए टोंक नाथजी पीपलू रानोली कठमाना। ये 2 बार टोंक से आने वाले मान्य सदस्य के लिए इस बजट के अंदर कहा गया। और सभापति, मुझे चौमू से आने वाला मैं सदस्य हूं, तो मेरे को सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर कहा कि सामोद के अंदर पर्यटक स्थल को जोड़ने के लिए लग्जरी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे को इस बजट के अंदर एक लग्जरी बस मिली है। पायलट साहब को औद्योगिक क्षेत्र, सड़क रिपेयरिंग 2 ही मिले। लेकिन सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस आधार पर कहना चाहूंगा कि सरकार बजट तीसरा पेश कर रही है, और सभापति महोदय, तीसरे बजट के अंदर भी उन्हीं घोषणाओं को दोहराने का काम सरकार ने किया। 2019 का जब बजट पेश किया गया, उस बजट के अंदर सरकार ने कहा कि प्रदेश के अंदर मिलावट को रोकने के लिए हम एक अथॉरिटी बनाने का काम करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, 1 साल के अंदर अथॉरिटी तो बनी नहीं। 2021 के अंदर कहा कि नहीं, मैं अथॉरिटी की जगह हम निदेशालय बनाने का काम करेंगे। 2022 के बजट के अंदर भी इस मिलावट के खिलाफ कोई ना कोई नई बात और कहने को मिलेगी। लेकिन सभापति महोदय, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से मिलावट हो रही है, उस मिलावट को रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। पिछले बजट के अंदर घोषणा सरकार ने इस बात की कि हम जिला स्तर के ऊपर लेबोरेटरी खोलने का काम करेंगे। क्या राजस्थान की सरकार ने बजट की घोषणा के आधार के ऊपर कितने जिलों के अंदर लेबोरेटरी खोलने का काम किया, और लेबोरेटरी के अंदर कितने सैंपलों की जांच आपने की, और सैंपलों के आधार के ऊपर कितने लोगों को आपने सजा दिलाने का काम किया? सिर्फ घोषणाएं करने का काम सरकार कर रही है, धरातल के ऊपर सरकार का कुछ देखने को नहीं मिलता। और सभापति महोदय, दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, सरकार के एक घोषणा की कि गुटखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। गुटखों के ऊपर राजस्थान सरकार प्रतिबंध लगाती है, फिर चंद दिनों बाद के अंदर गुटखों के ऊपर से प्रतिबंध हटता है। तो आखिरकार ये गुटखों के खेल के अंदर कौन लोग शामिल है, और किस आधार के ऊपर तो गुटखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, और किस आधार के ऊपर गुटखों के ऊपर प्रतिबंध हटता है? ये खेल किसने किया है, ये भी एक जांच का विषय है। और सरकार अपने जब रिप्लाई दे तो उस समय स्पष्ट करे कि गुटखों के खेल के अंदर ये खेल हमने खेला था, किस आधार के ऊपर राजस्थान की बोली वाली जनता को ठगने का काम सरकार करी है। और सभापति महोदय, सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील, हम पारदर्शी है, हम जवाबदेही है। लेकिन सभापति महोदय, इस बजट के अंदर एक शब्द भी इस बात का नहीं कहा गया कि राजस्थान के लाखों लोग, हजारों नहीं सभापति महोदय, लाखों लोग राजस्थान के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। दूसरे राज्यों के अंदर बैठकर लोग अपराध कारित करते हैं, राजस्थान की पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रहती है। लेकिन एक शब्द भी इस बजट के अंदर ये नहीं कहा गया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम इतना बजट उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं। इस बजट के अंदर सभापति महोदय, ये भी नहीं कहा गया कि राजस्थान के अंदर आज भी पुलिस की गाड़ियां पेट्रोल पंप संचालकों के ऊपर निर्भर है। कई महीनों का पेट्रोल पंप का बिल बकाया होने के बावजूद कई बार तो पुलिस की गाड़ियां पेट्रोल पंपों के ऊपर खड़ी रहती है, उनको डीजल और पेट्रोल देने का काम भी कोई नहीं करता। और सभापति महोदय, एक ढेला पैसा, 1 पैसे की घोषणा भी इस बजट के अंदर नहीं की गई। सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज भी राजस्थान के अंदर वीआईपी मूवमेंट के अंदर
पुलिस थाने की गाड़ियां चली जाती है। अपराध कारित होने के बाद आज भी राजस्थान की पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है। क्या राजस्थान की सरकार अपराध को रोकने के लिए क्या पुलिस को संसाधन देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप झूठी घोषणा करके वाहवाही लूटने का काम तो कर रहे हो, लेकिन धरातल का काम आप कब करोगे? आज राजस्थान के अंदर पुलिस के पास नफरी नहीं है। आप नफरी की भर्ती की घोषणा पहले आपने की थी, उसकी पूरी नहीं हुई, वो भी कोर्ट के अंदर अटकी पड़ी है। क्या राजस्थान के अंदर पुलिस के अंदर क्या नफरी आपकी पर्याप्त है? क्या राजस्थान की पुलिस के अंदर क्या काम करने वाले लोगों को आप पर्याप्त मानदेय देने का काम कर रहे हो? आज भी राजस्थान के अंदर पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी देने के बावजूद भी उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा देने में सरकार नाकाम साबित हुई है। और सभापति महोदय, दूसरी बात मैं करूंगा, किस तरीके से राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने की बात इस बजट के अंदर क्यों नहीं की गई? आपने बजरी की माफियाओं को रोकथाम करने के लिए चौकियां स्थापित करने की बात की थी, एक भी चौकी ने कोई काम किया हो तो आप बता दो। किसकी सह के ऊपर बजरी का खेला जा रहा है? राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्हीं सीटों के ऊपर बैठकर कई मान्य सदस्य हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम करते थे। लाखों रुपए की वसूली करने के बाद अब मैं सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि करोड़ों रुपए की वसूली करने के बाद ये पैसा कहां जा रहा है? कौन अधिकारी शामिल है? कौन नेता शामिल है? बजरी के रोकथाम करने के लिए ये सरकार नाकाम क्यों है? उस बात का उल्लेख भी इस बजट के अंदर नहीं किया गया कि आने वाले समय के अंदर इस बजरी को हम तरीके से इसको राजस्व की वसूली का आधार भी बढ़ाएंगे और आम आदमी तक बजरी पहुंचाने का काम भी करेंगे। क्यों नहीं? अवैध खनन के ऊपर ये सरकार बोलती है, अवैध खनन माफिया राजस्थान के अंदर इस तरीके से हावी है, जिस चाहे अधिकारी के ऊपर हमला करते हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, कातिलाना फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात राजस्थान की सरकार नहीं करती है। महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, सूदखोरों के ऊपर कानून बनाने की बात जब घटना घटती है तो सरकार के कई नुमाइंदे सांत्वना देने के लिए भी उनके घर तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी राजस्थान के अंदर कई लोग इस बात के आधार के ऊपर आत्महत्या कर रहे हैं कि लंबे सूद के पैसे लिए हुए उधार वो चुकाने में नाकाम साबित हुए। और इन सूदखोरों के खिलाफ सरकार कानून बनाने में नाकाम क्यों है? आखिरकार कितने लोगों की आत्महत्या करके वो लोग काल के ग्रास में चले जाएंगे, उसके उपरांत आप कानून बनाने का काम करोगे? और सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वो गैंगवार के रूप में हो, चाहे बलात्कार के रूप में हो, उनके ऊपर भी इस बजट के अंदर कोई नहीं किया। आज भी मैं सीधा क्योंकि समय मेरा नहीं फूफा जी है, लेकिन समय तो फूफा जी जितना लिखा उतने देंगे ना। सीधा राजस्थान सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली के ऊपर आता हूं और सभापति महोदय, मैं एक एक मंत्री का जो भी मेरे अनुमान और मेरा आइडिया है, जो हकीकत है, उसको बयां करने का काम करता हूं। सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले प्रदेश की सारी आशा सहयोग ने धरने के ऊपर थी। राजस्थान की सरकार ने उनको धरने स्थल उपलब्ध कराने का काम भी नहीं किया और सारी की सारी राजस्थान के अंदर आशा सहयोग ने मांग कर रही थी कि 2700 रुपए से मानदेय हमारा बढ़ाया जाए। सरकार हमारे चुनाव से पहले घोषणा की थी कि हम इनको नियमित करने का काम करेंगे। सरकार नियमित करने का काम तो बाद में कर दे, लेकिन इनके साथ समझौते के अंदर वार्ता हुई थी, उस वार्ता में यह कहा कि आने वाला बजट के अंदर आपके मानदेय की बढ़ोतरी हम करेंगे। आज भी राजस्थान की हजारों आशा सहयोगिनियां इस इंतजार के अंदर बैठी हुई कि सरकार हमारा मानदेय कब बढ़ाने का काम करेगी। दूसरी बात, सरकार जो आज पटवारी राजस्थान के अंदर जो जमाबंदी किसी को निकलानी हो, किसी को पेंसिल नोट हटवाना हो, सारे के सारे काम पटवारी करते हैं। राजस्थान के सारे पटवारी आज भी हड़ताल के ऊपर है। आज उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर वो मांग कर रहे हैं, सरकार उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करती है? और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने इस सदन के अंदर भी बैठ के आश्वासन दिए और आश्वासनों के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। आज शिक्षा मंत्री जी सदन के अंदर नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी बातें जब प्रतिपक्ष के अंदर थे उस समय की थी। राजस्थान के अंदर 20,000 स्कूलें बंद कर दी। क्या होगा उन गरीब बच्चों का? क्या होगा उन बीपीएल के बच्चों का? वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाएंगे? क्या राजस्थान की सरकार इतनी संवेदनशील है कि 20,000 स्कूलें अगर हमने बंद की है तो आप कम से कम 10,000 स्कूलें तो करो? बजट के अंदर घोषणा पहले आपने की हम नई 50 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम करेंगे। इस बजट के अंदर आपने घोषणा की कि हम 50 विद्यालय 60 विद्यालय और प्राथमिक खोलने का काम करेंगे। सिर्फ 50 स्कूलें आरोप लगा रहे हो, 20,000 स्कूलें बंद कर दी और आप खोलने की बात कर रहे हो 50 स्कूलें। तो क्या आप शिक्षा का स्तर इसी तरीके से बनाए रखने का काम करोगे? और सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपकी माननीय सदस्य प्लीज आप सक्षम विधायक हो, मेरी आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन आपको सरकार मंत्री नहीं बना रही, इस बात का दुख भी है। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज भी राजस्थान के अंदर 60,000 महिलाएं पोषाहार के अंदर सिर्फ 1,300 रुपए के अंदर आपके उस चूल्हे के अंदर
वो पोशार बनाने का काम कर रही है। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार इस बजट के अंदर घोषणा करती है कि उनको 1300 रुपए का मानदेय बढ़ाने का काम हम करेंगे। सभापति महोदय, स्कूलों के अंदर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, गैस चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वही कच्चे चूल्हे के ऊपर वो पोषाहार बनाकर बच्चों को खिलाने का काम करती है, और सिर्फ 1300 रुपए महीने। और पिछले 3 महीने से तो राजस्थान की सरकार उनको मानदेय भी नहीं दे रही है। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने बात की थी शिक्षक भर्ती की, हो गई कि आपकी शिक्षक भर्ती? राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं, 75,000 भर्ती करने की घोषणा आपने अलग अलग डिपार्टमेंटों में की थी, एक भर्ती भी कंप्लीट की हो तो आप बता दो कि हमने इस भर्ती को कंप्लीट करने का काम किया है। सिर्फ घोषणाएं करना आपकी सरकार की आदत बन चुकी है, वाहवाही लूटना आपकी सरकार की आदत बन चुकी है, लेकिन धरातल के ऊपर वो घोषणाएं क्रियान्वित नहीं होती। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कितनी स्कूलें क्रमोन्नत की? 100 स्कूलें क्रमोन्नत करने की बात आपने इस बजट के अंदर घोषणा की है। और सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय जितना भी शिक्षक का कैडर था, कहे वो एलडीसी लेकर यूडीसी से लेकर आपके 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, व्याख्याता, प्रिंसिपल, सबके प्रमोशन करने का काम हमने किया है। लेकिन आपकी सरकार ने आने के बाद में वो प्रमोशन बंद करने का काम भी किया है। उद्योग मंत्री जी, मैं आपका ध्यान भी दिलाना चाहूंगा, उद्योग मंत्री जी, आपने कहा था ना जेतपुरा के अंदर आपकी रिक्को की जमीन है, 25 साल से रिक्को की जमीन का टाइटल आपके पास नहीं है। हमने जब मांग उठाई उसके बाद में जेडीए ने आपके नाम से ट्रांसफर कर दिया, नामांतरण खोल दिया। आपने कहा था भूमाफिया कब्जा करके बैठे हैं आपकी जमीन के ऊपर। आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत जल्दी अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। 2 साल हो गए मंत्री महोदय, अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा है। आपसे निवेदन करूंगा, आप बहुत सहनशील मंत्री हो, लेकिन आप सहनशीलता से थोड़ा उग्र होगे तब आपके अधिकारी सुनेंगे, बाकी आपके अधिकारी सुनने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी बात का, मारवाड़ी के अंदर कहा था बात का धनी होना जरूरी है। आपने घोषणा की थी अतिक्रमण हटेगा, वो अतिक्रमण भी आज दिन तक नहीं हटा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मैं, आप करें। किस तरीके से सभापति महोदय स्टार्ट ही किया, अभी तो आपने स्वायत्त शासन मंत्री आज हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर भवन से क्या दुश्मनी है? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा करके गई थी। कई भवन बन भी रहे थे नगरपालिका क्षेत्र में, उन भवनों को भी बंद करने का काम आपने किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना बंद कर दिया, जयपुर विकास प्राधिकरण विकास करता था उसको भी बंद करने का काम किया। और सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार किस तरीके से वाहवाही लूट रही है। नगरपालिका चुनावों के अंदर हमारे को जनता ने बहुमत दिया है, जनता ने बहुमत नहीं दिया, किस तरीके से आपने तोड़फोड़ की है। सभापति महोदय, 20 मिनट का समय, अभी तो 5 मिनट हुई है और समय बदल दिया। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने किस तरीके से इन चुनावों के अंदर अपने तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे चुनाव जीतकर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो। सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान के अंदर खाद्य मंत्री जी जब यहाँ थे, सामान्य रमेश जी मीणा, वो कहते थे कि राजस्थान में हम 100% लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ेंगे। पिछले 9 महीने से सभापति महोदय इनका पोर्टल बंद है। अभी हुर्ला जी कह रहे थे पोर्टल बंद है, माननीय दूध से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पोर्टल बंद है। हम भी कह रहे हैं राजस्थान की सरकार अगर संवेदनशील है तो कम से कम खाद्य सुरक्षा का पोर्टल तो चालू करो ताकि वो अपना गरीब आदमी नाम जुड़ा सके, लेकिन वो काम भी आपने नहीं किया। सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान की सरकार गलत नाम जुड़े हुए तो काटो ना, कौन मना कर रहा? आप सरकार के अंदर बैठे हो क्या? एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर? नाम गलत है तो काटो ना, कौन मना कर रहा आपको? लेकिन नियम बताओ। सभापति महोदय, इसी सदन के अंदर सभापति महोदय 2 मिनट, सभापति 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, सभापति महोदय 2 मिनट, सभापति महोदय जुआरी कम हो जाएगी आपकी भी। सभापति महोदय, इसी सदन के अंदर जब उप मुख्यमंत्री जी के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग था, इसी सदन के अंदर घोषणा की थी उन्होंने 2 महीने के अंदर चौमू से लेकर दूदू तक का मेगा हाईवे का काम शुरू करा देंगे। सभापति महोदय, 2 साल बीत गई, 2 महीने नहीं, उसके बावजूद भी आज भी चौमू से लेकर दूदू मेगा हाईवे का काम शुरू नहीं हो पाया। सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान के अंदर परिवहन मंत्री जी जब प्रतिपक्ष में थे बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, घोषणाएं किया करते थे, राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस पर आरोप लगाते थे आपने टायर बेच दिए, आपने रिम बेच दी। राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार है, उसमें मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ। परिवहन मंत्री जी ने जितना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर परिवहन विभाग में किया है, शायद ही किसी मंत्री ने किया होगा। एक भी गाड़ी बिना पैसे के, एक भी गाड़ी बिना पैसे के आप किसी से आप निकला नहीं सकते। अंकित नहीं होगा, राजस्थान की सरकार अंकित नहीं होगा, किसी का नाम दिया वो भी अंकित नहीं होगा। प्लीज प्लीज सहयोग बिराजी, आप बिराजी अंकित नहीं होगा। श्री आलोक बेनीवाल